गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जेनेटिक्स के 3 वीडियो जो है वो देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे आनुवंशिकता के नियम, उनके महत्व और मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में। तो आज हम बात करते हैं आनुवंशिकता के नियम, और इन्हीं नियमों को अपन मेंडल के नियम भी बोलते हैं, मेंडल के नियम, और इन्हीं को संयुक्त रूप से मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा जाता है। संयुक्त रूप से जितने भी 3 नियम हैं, तीनों नियमों को मिलाकर के हम इन्हीं को मेंडलवाद या मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। मेंडल ने जो अपने 2 प्रकार के प्रयोग किए हैं, है ना। एक प्रयोग को अपन ने बोला था एक संकर संकरण, और दूसरा प्रयोग जो है वो कहलाया द्विसंकर संकरण। मेंडल ने संकरण संबंधी प्रयोग किए थे 2। एक को बोलते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, दूसरे को कहा गया द्विसंकर संकरण। मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 2 नियम दिए थे। एक नियम को कहा गया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम जो है इसको कहा गया पृथक्करण का नियम, या इसी का एक दूसरा नाम जो है वो रखा गया युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या रखा गया? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है। और मेंडल ने जो दूसरा अपना प्रयोग किया था द्विसंकर संकरण, इसके आधार पर उसने एक जो नियम दिया था उसका नाम रखा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। इस तरह से मेंडल ने अपने 2 प्रयोग, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, इसके आधार पर 3 नियम दिए थे। एक संकर संकरण पर आधारित 2 नियम जिनको कहा गया प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम कहलाया पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। द्विसंकर संकरण पर आधारित एक नियम दिया था जिसका नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस तरह से कुल नियम कितने हुए? 3। प्रयोग की चर्चा हम जो है वो पहले कर चुके हैं। अब थोड़ा सा नियमों को हम विस्तार से देखेंगे। पहला नियम जो है वो कहलाया पृथक्करण प्रभाविता का नियम, जो एक संकर संकरण पर आधारित था। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, और प्रभाविता के नियम जो है उसमें मेंडल ने क्या बताया कि जब एक जोड़ी विपर्यासी, देखो उस दिन अपनी बात हुई थी विपर्यासी लक्षणों की, विपरीत लक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों में या शुद्ध पादपों में संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों में क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है, तो F1 जिसका नाम अपन ने प्रथम पीढ़ी का फर्स्ट फिलियन जिसको बोलते हैं, प्रथम पीढ़ी में एक ही लक्षण, देखिए एक जोड़ी है तो उनमें से एक जो लक्षण है वही प्रकट होगा, एक ही लक्षण अभिव्यक्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। जबकि दूसरा लक्षण जो अभिव्यक्त नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। पहला नियम क्या था? देखो लक्षण कहा जाता है। देखिए पहला नियम जो है वो हमें क्या बताता है कि फर्स्ट विलियन में जब हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों में संकरण करवाते हैं तो पहली जो पीढ़ी होती है उसमें केवल एक लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है। उस लक्षण को हम कौन सा लक्षण कहते हैं?
प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता है वो कौन सा कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। तो इसे क्या कहा गया? प्रभाविता का नियम। हमने उस दिन पहले वीडियो में ये देखा था कि जब शुद्ध लक्षण वाले कैपिटल टी और स्मॉल टी में संकरण करवाया था, ये पेरेंटल प्लांट्स थे और इनसे बनने वाले जो युग्मक थे वो टी और यहाँ से स्मॉल टी दोनों का संकरण करवाया। तो देखिए ये फर्स्ट मीडियन आया था हमारे पास और इसके अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दोनों का लगा रहे थे। तो यहाँ कैपिटल जो है उसकी उपस्थिति में ये स्मॉल टी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाया था, इसलिए अपन कह रहे थे कि यहाँ प्रथम पीढ़ी के सभी पादप 100% कैसे थे? लंबे थे। ठीक है ना? इसीलिए इसको अपन बोलते हैं प्रभाविता का नियम। फर्स्ट पीरियड में हमेशा एक ही कैरेक्टर अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, वो कहलाएगा प्रभावी। इस तरह से प्रभाविता का नियम आया। दूसरा नियम जो है उसे हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या इसको कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों नाम रखा गया? कि जब ये नियम भी हमें पता है कि एक संकरण प्रयोग पर आधारित है, तो जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों में संकरण करवाते हैं, क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं, तो क्या होता है? तो फर्स्ट पीरियड या F1 पीढ़ी में क्या होगा? दोनों प्रकार के कारक जो होते हैं वो F1 में मिलते हैं। जैसे अपन ने अभी बात की थी कैपिटल टी ये पेरेंटल्स है और इनसे बनने वाले जो युग्मक होंगे कैपिटल टी और इससे स्मॉल टी, है ना? ये स्मॉल टी आ जाएगा। दोनों के बीच संकरण करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ये F1 या फर्स्ट पीरियड था। इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये विषम युग्मनजी है। दोनों प्रकार के कारक जो है वो इसके अंदर है, प्रभावी वाला भी और अप्रभावी वाला भी। तो इसका मतलब जब F1 पीढ़ी के अंदर क्या होगा? संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है ना? और F1 पीढ़ी से बनने वाले जो युग्मक होते हैं F1 पीढ़ी से क्या बनेंगे? जब हम सेकंड पीरियड प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? F2 पीढ़ी आएगी। तो फर्स्ट पीरियड से बनने वाले जो युग्मक हैं, युग्मक F1 पीढ़ी से बनने वाले प्रत्येक युग्मक में क्या होगा? प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक होगा। कारक या जिसको अपन बोल सकते हैं जीन या होगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहे हैं कि जैसे ही देखिए यहां F1 का क्रॉस F1 से करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये यहां से युग्मक बनेंगे तो देखिए एक युग्मक ये बनेगा और दूसरा युग्मक क्या बनेगा? ये। और इससे भी इसी प्रकार की कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो युग्मक बन रहे हैं उनके अंदर एक युग्मक में एक ही कारक है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं? पृथक हो गए हैं। तो F1 पीढ़ी से बनने वाले प्रत्येक युग्मक में क्या होगा? एक ही कारक होगा। मतलब दोनों कारक जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दोनों कारक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाएंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पृथक्करण का नियम। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों में संकरण करवाएंगे तो F1 पीढ़ी के अंदर जो हमारा प्लांट होगा उससे बनने वाले जो युग्मक होंगे वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाएंगे। इसलिए इसको अलग होने के कारण बोलते हैं पृथक्करण का। और प्रत्येक कारक में हम प्रत्येक युग्मक में हम क्या देखते हैं कि एक ही कारक है ना? प्रत्येक युग्मक में क्या है? एक ही कारक है। देखिए यहाँ एक कैपिटल टी जो है वो इससे स्मॉल से अलग हो गया। इस युग्मक में कैपिटल टी और इसमें क्या है? स्मॉल है। तो इस तरह से बनने वाले युग्मक जो हैं जिनमें एक ही कारक है तो ये युग्मक क्या कहलाते हैं? शुद्ध कहलाते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब हमारा जो एक तीसरा नियम है अंतिम, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग पर दिया था। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम जो है अपना किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण। मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को एक साथ लेकर के और उनकी वंशानुगति का अध्ययन किया था और इसी के आधार पर जो है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर इसने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। मतलब इसमें क्या बताया मेंडल ने कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण की वंशागति का, जब दो जोड़े लक्षणों की एक साथ वंशागति होती है तो दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वंशागति होती है तो ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। जब दो जोड़ी लक्षणों की एक साथ वंशानुगति होती है, मतलब हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? द्विसंकर संकरण। तो क्या आएगा? ये लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। मतलब एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो जोड़ी लक्षणों को एक साथ लिया, दोनों की वंशानुगति की, तो क्या पाते हम कि दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस तरह से मेंडल के तीन नियम हैं। प्रभाविता का नियम, लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रथम पीढ़ी के अंदर एक ही लक्षण जो होता है वो दिखाई देता है, ये प्रभाविता हो गया। जब युग्मक का निर्माण होता है तो दोनों एक दूसरे से कारक अलग अलग हो जाते हैं, बनने वाले युग्मक शुद्ध होते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसे कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब बात करते हैं नियमों के महत्व। तो मेंडल के नियम जो है, देखिए इनका महत्व क्या है। पहला महत्व है कि मानव में सुधार है। अब सुधार किसमें? कि मानव में कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, उनसे संबंधित जीन दोष होते हैं। तो मानव में सुधार हेतु एक विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है सुजननिकी। ये एक विज्ञान की शाखा है जिसका नाम क्या है? सुजननिकी। ये किससे संबंधित है? मानव में जीन सुधार से संबंधित है, जो आनुवंशिक रोगों का क्या करती है? उपचार करती है। तो ये सुजननिकी किस पर आधारित है? मेंडल के नियमों पर। दूसरा एक है जीन संकल्पना। जीन कॉन्सेप्ट जो है उसकी पुष्टि भी कौन करता है? मेंडल के नियमों के द्वारा की जा सकती है। तीसरा, जो पादप हैं, पादपों में उन्नत किस्म जो है, उन्नत किस्मों का मतलब हो गया जो रोग प्रतिरोधी है और कैसी है? अधिक उत्पादन करने वाली है। ठीक है ना? अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह की पादप जातियों को विकसित करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? इन्हीं मेंडल के नियमों के आधार पर। एक मानव के जंतुओं में, विशेषकर जो पशु है, उनके अंदर संकरण के द्वारा क्या किया जाता है? संकरण के द्वारा और उन्नत किस्म के पशुओं को तैयार किया जाता है। ठीक है, और एक हम कह सकते हैं सुजननिकी आ गया, जीन संकल्पना आ गई, पादपों में उन्नत किस्म हो गई, पशुओं में ज्यादातर नस्ल सुधार का कार्य जो होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है।
एक मानव में जो हानिकारक और जो घातक जीन होते हैं, है ना, ये जीन जो है वो किस कंडीशन में होते हैं, अप्रभावी में होते हैं, और इसके कारण से क्या होता है, रोग नहीं होता है। तो इस तरह के जो अप्रभावी जो जीन है उनकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है, मेंडल के नियमों के आधार पर मिलती है। तो ये हमारे मेंडल के नियमों के महत्व है। सूजन की जो विज्ञान से संबंधित शाखा है वो मानव में जीन सुधार करने का काम करती है। जीन संकल्पना की पुष्टि इसके द्वारा की जा सकती है। पादपों में और जंतुओं में उन्नत किस्मों का निर्माण किया जा सकता है, और ये घातक और हानिकारक जीनों की जानकारी जो होती है वो मेंडल के नियमों के द्वारा होती है। और अगला बिंदु जो हमारा है वो है मेंडल की सफलता के कारण क्या है। मेंडल की सफलता के कारण, तो देखिए मेंडल ने को सफलता क्यों मिली, इसके पीछे दो बेसिक रीजन है, कारण है। पहला कारण जो है वो है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा, मेंडल को अपने प्रयोग से संबंधित जो भी आंकड़े प्राप्त हुए, प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों का उसने सही गणितीय, या अपन कह सकते हैं सांख्यिकीय गणित की एक शाखा है, तो सांख्यिकीय विश्लेषण किया। मेंडल की सफलता में देखिए, एक था कि एक समय में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। दूसरा, प्रयोग से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनका सही सांख्यिकीय विश्लेषण किया। और तीसरा, प्रयोग के लिए पादप का चयन, प्रयोग के लिए मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे का चयन किया गया था वो भी उसकी सफलता के पीछे कारण था। तो इस तरह से आज हमने 3 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है। आनुवंशिकता के नियमों का महत्व और मेंडल की सफलता के कारण। आप इनका अच्छे से दोहरान कर लें ताकि आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली आपको समझ में आ जाए। हैव अ गुड डे।